हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जिंदाबाद होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये दोनों टॉपिक मोशन चैप्टर से क्लास 9 से बिलोंग करता है, जिसके बारे में हम लोग आज डीप में समझेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता कब है ना। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से चलना चालू किया और आगे बढ़ता चला गया, ए से चला बी पे गया, बी से चला सी पे गया, सी तक मान लेते हैं। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, तो क्या ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है? ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी किस में है? मीटर पर सेकंड में है। तो ज़रा बताइए ए से बी जाने में चेंज इन वेलोसिटी कितना है? तो चेंज इन वेलोसिटी है 10 में से 0 गया, कितना हुआ? 10। बी से सी जाने में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी फिर से दिख रहा है सर 10 ही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करे भी तो कांस्टेंट रेट, मतलब इंक्रीज करेगा तो 10 के रेट से इंक्रीज करता चला जाएगा और डिक्रीज करेगा तो कांस्टेंट रेट से ही डिक्रीज करेगा। तो उस मोशन को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट अपोजिट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करे लेकिन जो रेट है इंक्रीज और डिक्रीज होने का वो कांस्टेंट ना हो, चेंज हो, कभी 10, कभी 20, कभी 30, है ना, कभी 0, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो चलिए इसके ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसके बारे में 1 बाय 1 पूरा डीपली में समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बनाएंगे, जिसमें कि हमने वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, टाइम को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में लिया है और टाइम को हमने सेकंड में लिया है। पहले ये हम चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये टाइम लिखा हुआ है और ये आपका वेलोसिटी लिखा हुआ है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है भी कि नहीं है। तो यहाँ हमको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आके इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका टाइम भी 0 होगा और इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी भी 0 होगा। मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब ऑब्जेक्ट अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है इस पॉइंट के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑरिजिन कहा जाता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेक करें तो यहाँ 0, यहाँ पे 10, तो यहाँ का गैप कितना आया? 10 में से 0 गया, 10 आया, 20 में से 10 गया, 10 आया, 30 में से 20 गया, 10 आया, 40 में से 30 गया, 10 आया। तो दिख रहा है कि जो हमारा वेलोसिटी है इंक्रीज कर रहा है 10 से 20, 20 से 30, 40, लेकिन इसका जो रेट है इंक्रीज करने का वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो मतलब ये किस टाइप के मोशन के लिए है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। टाइम गैप भी देख लीजिए, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड। टाइम इंटरवल भी क्या है? सेम है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव कर लेता है, तो यहाँ से 5 सेकंड के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया पॉइंट। 10 सेकंड में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना वेलोसिटी अचीव कर लिया? तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड अचीव कर लिया। उसी तरह 15 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 30 से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, मतलब 15 सेकंड जब बीत गए तो ऑब्जेक्ट ने 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अचीव कर लिया, है ना। उसी तरह 20 के लिए एक्सपेंड करेंगे, 20 सेकंड पे ऑब्जेक्ट ने कितना वेलोसिटी अचीव कर लिया बच्चों? तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड अचीव कर लिया। अगर हम इन पॉइंट्स, जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, इन पॉइंट्स को अगर हम लोग क्या करें? मिला दें, एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेच कर दें, तो कैसा बनेगा? तो देखो जरा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसा फॉर्मेशन हो रहा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ बात ये ध्यान रखनी है कि हमने जो बनाया ये ग्राफ, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन को स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से। रेस्ट पे टाइम कितना? मतलब 0 और वेलोसिटी भी कितना? 0। मतलब हमने जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चालू किया तो वो कहाँ से चलना चालू किया? रेस्ट से चलना चालू किया। मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, रुका हुआ ऑब्जेक्ट था, फिर वो चलना स्टार्ट किया। हर 5 सेकंड के गैप पे हमने उसकी वेलोसिटी को मेजर किया और देखा क्या वेलोसिटी का जो रेट है इंक्रीज होने का वो क्या है? सेम है।
तो जो ग्राफ बन के आया कुछ इस तरीके से बन के आएगा, किसके लिए, आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम किसी एक टाइम इंटरवल के लिए अगर हम अंडर एरिया ग्राफ निकाले तो वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो मान लीजिए हम लोग 10 से 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट कितना चला या कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर हमको इस ग्राफ से फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। तो अंडर एरिया ग्राफ क्या बनेगा, यही बनेगा, दिख रहा है आपको ये वाला पॉइंट, हाँ सर ये वाला बने। तो अगर हम इस पूरे एरिया को निकाल दें तो ऑटोमेटिक जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए पता चल जाएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी का सर फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब अगर हम वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें, वेलोसिटी और टाइम को क्या कर दें बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। तो हमको पता है कि वेलोसिटी टाइम के रिश्ते से क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो अंडर एरिया कर्व निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इस एरिया को निकाले कैसे, तो हम यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा एक डायग्राम जो आपका बन के निकल के आया वो क्या बना, ट्रायंगल का शेप बन रहा होगा, है ना। और दूसरा जो डायग्राम बन के आया वो किसका बन के आया, वो आपका बन के आया रेक्टेंगल का। अगर हम इसको 1 ले लें और इसको सेकेंड डायग्राम ले लें, इसके एरिया को निकाल ले अलग से, इसके एरिया को निकाल ले अलग से, और दोनों एरिया को ऐड कर दे तो टोटल डायग्राम का एरिया ही निकलेगा, जो अंडर एरिया कर्व है वही निकलेगा। तो यहाँ पे पहले डिनोशन देख लेते हैं कि कितना कितना इसका डायमेंशन होगा। तो ज़रा ये बताइए ये वाला आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है वो कितनी होगी। तो हमको दिख रहा है सर जो ये हाइट है वही ये हाइट है कि नहीं है। ये कितना है, तो 20 से 30 गया तो मतलब कितना हाइट है, डिफरेंस कितने का होगा दोनों का, 10 का होगा। तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये ज़रा बताइए ये वाला हाइट तो ट्रायंगल का पता चल गया, अब बेस निकालना रह गया। तो बेस ये वाला है सर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो है 5 का। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना हो जाएगा 5। अब ये तो हो गया ट्रायंगल। रेक्टेंगल पे आते हैं तो रेक्टेंगल का ब्रेथ पता चल गया, लेंथ कितना है, तो सर लेंथ इतना है कि नहीं है, लेंथ जो है आपका इस रेक्टेंगल का इतना है। तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे कितना होगा 20 होगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस कितना है 20 है, तो ये भी कितना होगा 20 होगा। तो अगर हम इन दोनों डायग्राम को सेपरेटली बना के देखें तो कैसा बनेगा, तो पहला जो डायग्राम बनेगा आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल, और दूसरा जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, आपका रेक्टेंगल। ये डायग्राम नंबर 1 हो गया, ये डायग्राम नंबर 2 हो गया, है ना। इसका बेस कितना है, तो यहाँ पे बेस हमने कितना निकाला था 5, हाइट कितना है 10। इस रेक्टेंगल के लिए बेस कितना है बच्चों 5, हाइट कितना है 20 है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। 1/2 बेस कितना हो गया बच्चों 5 हो गया, हाइट कितना हो गया 10 हो गया। कट कर देंगे इसको, 2 5 जा 10, कितना आ गया 25 मीटर। इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। लेंथ कितना है 20 है ना, ब्रेथ कितना है 5 है, 25 जा कितना हो जाएगा 100 मीटर आ जाएगा। अगर मैं इस एरिया A1 मान लो, इसको A2 मान लो, A1 प्लस A2 अगर एरिया कर दूं तो टोटल एरिया निकल जाएगा कि नहीं बच्चों, बताइए। इसको और इसको जोड़ दूंगा तो टोटल एरिया निकलेगा। तो टोटल एरिया यहाँ पे हो गया क्या, A1 प्लस A2। तो A1 कितना आया था 25 और आपका A2 कितना आया है 100, तो टोटल कितना हो जाएगा 125 मीटर। तो 10 से 15 सेकेंड अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट करेगा वो कितना करेगा 125 मीटर वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये हमने निकाल लिया अपने अंडर एरिया कर्व से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगला क्या है, नॉन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए जो वेलोसिटी होता है ना तो वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है और ना ही वो कांस्टेंट रेट से घटता है। तो जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वेलोसिटीज़ का कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं हो सकता, वो किसी भी शेप का बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह बना दूँ, है ना, तब भी ये ठीक है। किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। अगर कुछ इस तरह बना दूं, है ना, तब भी किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें उस ग्राफ का कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं होता। आई होप अगर आपको क्लास समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।